नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपना इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है। शाह आलम अगर मराठों को पूरी तरह से साथ देता तो केवल ही केवल पूरे भारत में मराठों का हिंदवी स्वराज्य स्थापित होता। ना ही अंग्रेज 200 बरस तक यहाँ राज्य करते, ना ही पानीपत का युद्ध होता। केवल ही केवल राम राज्य यानी कि हिंदवी स्वराज्य स्थापित होता। तो यह वीडियो आप पूरा देखना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तीसरे पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठों की हार बहुत भारी थी। हजारों सैनिक मारे गए, पेशवा का सपना टूटा और साम्राज्य बिखरने लगा। लेकिन मराठों ने इस हार का बदला धीरे धीरे लिया। यह सीधा एक और पानीपत जैसा युद्ध नहीं था, बल्कि रणनीतिक, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर बदले की कहानी थी। मराठों ने बदला कैसे लिया? साम्राज्य का पुनर्निर्माण 760 के बाद हार के बावजूद मराठों ने तुरंत हार नहीं मानी। नाना साहेब पेशवा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र माधवराव प्रथम ने सत्ता संभाली। माधवराव ने मराठों की शक्ति फिर से संगठित की, नई सेना खड़ी की और गद्दार सरदारों को काबू किया। उत्तरी भारत में वापसी। कुछ ही सालों में मराठों ने दोबारा दिल्ली और उत्तर भारत में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। 1971 में मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर शाह आलम द्वितीय को फिर से मुगल सम्राट की गद्दी पर बैठाया। यह वही दिल्ली थी जिसे पानीपत के बाद अब्दाली के इशारे पर रोहिलों और अवध नवाब ने काबू में ले लिया था। अब्दाली का प्रभाव खत्म करना। पानीपत के बाद अहमद शाह अब्दाली भारत वापस नहीं आया। मराठों ने धीरे धीरे उसके समर्थकों नजीबुद्दौला जैसे रोहिल्ले सरदारों की ताकत कुचल दी। इस तरह मराठों ने अब्दाली के प्रभाव को जड़ से खत्म कर दिया। राजनीतिक बदला। मुगल दरबार पर नियंत्रण। इस 770 में मराठे दिल्ली के असली मालिक बन गए। बाद में मराठा रेजिडेंसी दिल्ली में स्थापित हुई, जहां से वे मुगल बादशाह को अपनी कठपुतली की तरह चलाते थे। दीर्घकालिक परिणाम। पानीपत की हार ने मराठों को सबक दिया और कि बिना उचित रणनीति और एकता के बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। शाह आलम द्वितीय शुरू में मराठों के सहारे दिल्ली का तख्त संभाले हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया। इसके पीछे कई ऐतिहासिक कारण थे। पानीपत के बाद की स्थिति 1960 तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों की हार के बाद उनकी शक्ति कमजोर हो गई थी। शाह आलम को लगा कि मराठे अब मुगल साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मराठों की आंतरिक राजनीति। मराठों में पेशवा, शिंदे, होलकर और भोसले जैसे सरदार आपस में ही सत्ता और प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। इससे शाह आलम को उन पर पूरा भरोसा नहीं रहा। अवध और बंगाल की स्थिति। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। शाह आलम द्वितीय ने शुरुआत में शुजा-उद-दौला नवाब अवध और मीर कासिम नवाब बंगाल के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन 1964 की बक्सर की लड़ाई में वे हार गए। असुरक्षित स्थिति। हार के बाद शाह आलम द्वितीय के पास दिल्ली जाने या स्वतंत्र रूप से राज करने की शक्ति नहीं बची। अंग्रेजों ने उन्हें सुरक्षा, पेंशन और नाम मात्र का बादशाह रहने का प्रस्ताव दिया। मजबूरी में उन्होंने अंग्रेजों को मान लिया। बस व्यावहारिक कारण। मराठों से उन्हें अस्थायी मदद मिल सकती थी, लेकिन अंग्रेज उनके खजाने और दरबार को बनाए रखने के लिए नियमित आमदनी, जगहों की दीवानी यानी बंगाल की आय दिलार अंग्रेजों की तरफ चुका दिया। यानी शाह आलम द्वितीय ने मराठों का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि मराठे बिखरे और कमजोर थे, जबकि अंग्रेज मजबूत, स्थिर और आर्थिक रूप से साम्राज्य को सहारा देने की स्थिति में थे। महादजी शिंदे, महादजी सिंधिया और शाह आलम द्वितीय दिल्ली का बादशाह का रिश्ता भारतीय इतिहास में बहुत ही रोचक और पेचीदा है। आइए इसे क्रमवार समझते हैं। शाह आलम की स्थिति। तीसरे पानीपत युद्ध 16 के बाद मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था। दिल्ली पर असली नियंत्रण न तो बादशाह का रहा, न ही कोई मजबूत सेना थी। शाह आलम दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद में अंग्रेजों की छावनी में रहने लगे और उनका नाम कैदी इंग्लिश जैसा पड़ गया। महादजी शिंदे का आगमन। पानीपत युद्ध के बाद महादजी शिंदे धीरे धीरे उत्तर भारत में फिर से मराठों का प्रभाव बढ़ाने लगे।
770 में उन्होंने शाह आलम को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया और सुरक्षित ढंग से दिल्ली लाकर उसे सिंहासन पर बैठाया। वास्तव में शाह आलम की प्रतिष्ठा फिर से मराठों के कारण ही लौटी। मराठों का त्याग। महाजी शिंदे ने दिल्ली, आगरा, खाउट और आसपास के प्रदेशों को सुरक्षित किया। वे शाह आलम को सम्मान देते थे और उनकी हिफाजत मराठा सेना करती थी। बादशाह केवल नाम मात्र के शासक थे। असली सत्ता महाजी शिंदे और मराठों के हाथ में थी। वो और शाह आलम का धोखा। शाह आलम ने कृतज्ञता दिखाई, मराठों ने उसकी जान बचाई और सिंहासन दिलाया, लेकिन बाद में वह कभी अंग्रेजों से, कभी रोहिलों से और कभी अवध के नवाब से गुप्त समझौते करने लगा। This says it measured में तो एक बार गुलाम कादिर, रोहिला सरदार ने दिल्ली पर हमला किया और शाह आलम की आंखें फोड़ दी। उस समय भी महादजी शिंदे ने दिल्ली को बचाया, लेकिन शाह आलम बार बार अंग्रेजों की ओर झुकते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज उनकी गद्दी को स्थायी सुरक्षा देंगे। कर्ष महादजी शिंदे ने शाह आलम को अपमानजनक कैद से छुड़ाकर दिल्ली का बादशाह बनाया, उसकी जान बचाई और सत्ता दी। फिर भी शाह आलम ने मराठों के साथ वफादारी नहीं निभाई और अंग्रेजों से समझौते कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे दिल्ली पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया और मराठों का हाथ ढीला पड़ गया। संक्षेप में, महादजी शिंदे ने शाह आलम को बचाकर फिर से बादशाह बनाया, लेकिन शाह आलम ने कृतज्ञता दिखाते हुए अंग्रेजों का साथ दिया और मराठों को धोखा दिया। शाह आलम द्वितीय उस समय का मुगल बादशाह था। मराठों ने कई बार उसकी मदद की और उसे दिल्ली के सिंहासन पर भी बैठाया, लेकिन बाद में जब शाह आलम ने मराठों का साथ छोड़ दिया या अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, तब मराठों की स्थिति पर गहरा असर पड़ा। असर इस प्रकार था। देन राजनीतिक नुकसान। दिल्ली और मुगल बादशाह को अपने साथ रखना मराठों के लिए वैधता, दबा का प्रतीक था। जब शाह आलम ने मराठों से दूरी बनाई, तो मराठों की मुगल बादशाह के संरक्षक वाली छवि कमजोर हो गई। अंग्रेजों को फायदा। शाह आलम ने अंग्रेजों की शरण ली। ऑर्डिनेंस सन 65 में अंग्रेजों को दीवानी हक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व अधिकार सौंप दिया। इससे अंग्रेज आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर हो गए और मराठों के लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे। त्रय मराठों का उत्तरी भारत में कमजोर होना। दिल्ली दरबार पर पकड़ कमजोर होने के कारण मराठों का उत्तरी भारत में प्रभाव कम हो गया। स्थानीय रजवाड़े और नवाब, जो मराठों को बादशाह के सहयोगी मानते थे, अब अंग्रेजों की तरफ झुकने लगे। मार मराठों का अकेलापन। शाह आलम और मुगल दरबार से दूरी के बाद मराठों को अपनी सत्ता केवल सैन्य शक्ति के दम पर चलानी पड़ी। इसका मतलब यह था कि उन्हें हर जगह सीधे लड़ाई करनी पड़ती थी, जबकि अंग्रेज अब मुगल की मान्यता के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुल मिलाकर शाह आलम के मराठों से अलग होने से मराठों की राजनीतिक वैधता घटी, सहयोगी कम हुए और अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ी। शाह आलम द्वितीय और उसका दुखद प्रसंग। शाह आलम द्वितीय 7C-6, जिसे अली गौहर भी कहा जाता है, मुगल साम्राज्य का सम्राट था। उसका शासनकाल बहुत ही अशांत रहा। पानीपत के तृतीय युद्ध से सबसे शिविर के बाद मराठों की शक्ति अस्थायी रूप से कमजोर हो गई थी और दिल्ली पर अलग अलग ताकतें दावा कर रही थी। 1. गुलाम कादिर रोहिल्ला का हमला। गुलाम कादिर एक रोहिल्ला सरदार था। वह दिल्ली पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा रखता। शाह आलम के महल पर उसने चढ़ाई कर दी और सम्राट तथा शाही परिवार को अपने कब्जे में ले लिया। उसने मुगल परिवार की महिलाओं के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया, शाही बेगमों और राजकुमारियों का अपमान किया, उनसे जबरदस्ती जेवर और खजाना लूटा। इसके बाद गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय की आंखें फोड़ दी ताकि वह हमेशा के लिए अंधा हो जाए और शासन करने की शक्ति खो दे। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिनी जाती है। मराठों का हस्तक्षेप और बचाव। उस समय मराठों ने दिल्ली की राजनीति में फिर से प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। महाजी शिंदे, महाजी सिंधिया, जो मराठा सरदार थे, उन्होंने शाह आलम को बचाने के लिए अभियान चलाया। महादजी शिंदे की सेना ने गुलाम कादिर रोहिल्ला को हराया और दिल्ली से बाहर खदेड़ा। पकड़ने के बाद गुलाम कादिर को बेहद कठोर सजा दी गई। इतिहासकार लिखते हैं कि उसे अमानवीय यातनाओं के बाद मार डाला गया। शाह आलम की पुनर्स्थापना।
मराठों ने शाह आलम द्वितीय को सम्मानपूर्वक पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। हालांकि वह अंधा हो चुका था, लेकिन उसकी सुरक्षा और प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी अब मराठों ने संभाली। एन के बाद से शाह आलम वास्तव में शिंदे मराठों के संरक्षण में ही दिल्ली में रहा। यही कारण है कि लोग कहते हैं मराठों ने शाह आलम और उसके परिवार की इज्जत बचाई। संग शाह आलम द्वितीय और शाही परिवार की बेइज्जती गुलाम कादिर रोहिल्ला ने की थी। शाह आलम की आंखें उसी ने फोड़ दी। मराठा सरदार महाजी शिंदे ने दिल्ली पर चढ़ाई कर शाह आलम को बचाया और फिर से उसे गद्दी पर बैठाया। कि अगर शाह आलम द्वितीय ने शुरू से लेकर अंत तक मराठों का साथ दिया होता, तो भारत का राजनीतिक संतुलन किस तरह बदल सकता था। वास्तविक इतिहास में क्या हुआ? शाह आलम 759 कमजोर मुगल सम्राट था। दिल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए वह कभी नजीब उद दौला, कभी अब्दाली, कभी मराठों और बाद में अंग्रेजों के सहारे रहा। सिलसिले पानीपत युद्ध के बाद मुगलों की हालत और खराब हो गई। सन 17 में मराठों ने शाह आलम को दिल्ली का सम्राट बनाया, पर अंग्रेजों के बढ़ते दबाव में वह फिर से उनके हाथ की कठपुतली बन गया। अगर शाह आलम शुरू से मराठों का साथ देता तो मुगल मराठा स्थायी गठबंधन मराठों को दिल्ली पर वैधता मिलती, शाह आलम को सुरक्षा और सत्ता का सहारा मिलता। इस गठबंधन से मुगलों का नाम और मराठों की ताकत मिलकर पूरे भारत में केंद्रीय सत्ता को मजबूत कर सकती थी। अब्दाली और नजीब उद दौला की हार। अगर शाह आलम ने मराठों का साथ दिया होता, तो नजीब उद दौला अब्दाली को भारत में बुलाने की हिम्मत न करता। पानीपत का युद्ध शायद हुआ ही नहीं होता, या मराठों की जीत और आसान हो जाती। अंग्रेजों का बढ़ना मुश्किल होता। अंग्रेजों ने मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाई। अगर दिल्ली मजबूत मराठा मुगल हाथ में रहती, तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और बाद में उत्तर भारत पर नियंत्रण करना आसान न होता। शायद प्लासी और बक्सर के बाद भी अंग्रेजों की ताकत सीमित रह जाती। ठेठ भारत में सत्ता का केंद्र दिल्ली से मराठा मुगल संयुक्त सत्ता चलती। प्रांतीय नवाब अवध, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद आसानी से अंग्रेजों से हाथ मिलाने की बजाय इस मजबूत दिल्ली दरबार के अधीन रहना पसंद करते। बाएं भारत का राजनीतिक नक्शा। शाह आलम और मराठा एक साथ होते तो शायद एकीकृत साम्राज्य बनता। मराठों को उत्तर भारत में स्थायी वैधता मिलती और वे हिंदवी स्वराज्य प्लस मुगल बादशाहत को जोड़कर एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित कर सकते थे। संभावित नतीजा, भारत में 16वीं सदी के अंत तक अंग्रेज इतनी ताकत नहीं पकड़ पाते। मराठा मुगल गठबंधन यूरोप की तरह संवैधानिक साम्राज्य का रूप ले सकता था, जैसे ब्रिटेन में राजा संसद। शायद 19वीं सदी में भारत एक बड़े साम्राज्य के रूप में एकीकृत रहता और अंग्रेज व्यापारियों तक सीमित रहते। निष्कर्ष, अगर शाह आलम द्वितीय शुरू से लेकर आखिर तक मराठों का सच्चा साथी बनता, तो भारत का इतिहास पूरी तरह बदल सकता था। पानीपत का विध्वंस टल जाता, अंग्रेजों का उदय सीमित रह जाता और भारत 19वीं सदी तक मराठा मुगल संयुक्त साम्राज्य के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता था।